भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं प्रतीक त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूं। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाना है और आज का जो मुद्दा है वो ये कि कांग्रेस के अंदर घमासान है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के अंदर के मामले में बाहर चर्चा मीडिया में क्यों हो। सवाल ये पूछा जा सकता है, जवाब ये भी हो सकता है और जवाब ये होना चाहिए कि अगर लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में ताकत है और मजबूत होना है तो विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ये बात जैसे सत्ता पक्ष के लिए जरूरी है वैसे ही विपक्ष के लिए, क्योंकि अब बात पूरे सामने है तो इसलिए चर्चा का विषय भी है। हमारे साथ आज मेहमान होंगे, मैं उनसे तारुफ कराऊंगा, लेकिन जानना यह जरूरी है कि आखिर घमासान क्यों है। 23 लोग, जिसमें 5 मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने और कुछ वरिष्ठ नेता, कुछ युवा लोगों ने, यानी 23 लोगों ने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में यह जिक्र किया जिसको कि मैं पढ़ना चाहूंगा। चिट्ठी में लिखा कि पार्टी अपना जनाधार खो रही है और युवाओं का भरोसा भी बहुत महत्वपूर्ण है। चिट्ठी में पूर्णकालिक और प्रभावी नेतृत्व की मांग की गई और कहा गया कि न सिर्फ वो काम करता हुआ नजर आए बल्कि जमीन पर उतरकर काम भी करे और एक पूर्णकालिक प्रेसिडेंट की जरूरत है। सुबह की जो खबर थी उसमें यह कि जो सोनिया गांधी, उन्होंने कहा कि हम स्टेप डाउन करते हैं लेकिन आपको अपना नया जो है प्रेसिडेंट खोजा जाए। इसी बीच खबर आई कि राहुल गांधी नाराज है और यहीं से बात आगे बढ़ने लगी। गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल का तो ट्वीट था, बाकायदा उन्होंने इस ट्वीट को हटा दिया। उन्होंने कहा कि मेरी राहुल गांधी से बात हो गई है और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन जो बात कही गई थी वो बेहद महत्वपूर्ण है। वो ट्वीट में यह थी कि बताया जाए कि आखिर हम कैसे बीजेपी से सांठगांठ कर रहे हैं, हमारा तो योगदान है। इसी पर चर्चा का विषय है। इसी चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं और इसमें लगातार जो अपडेट आते रहेंगे इस खबर पे हम आपसे बीच में तारुफ होते रहेंगे, तारुफ कराते रहेंगे। जो लोग हमारे साथ आज मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय देते हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ जुड़ेंगे। सलमान निजामी कांग्रेस नेता हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच निजामी भाई। ऋषि मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हितेश शंकर एडिटर पांचजन हमारे साथ आज जुड़े हैं, हितेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ लेफ्ट पार्टी का यहां पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक श्रीवास्तव जी, थैंक यू सो मच। और निगत अब्बास राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलमान निजामी की तरफ मैं मुखातिब होना चाहूंगा। अंबिका सोनी ने अभी कुछ देर पहले डेवलपमेंट था कि उन्होंने कहा कि जो उन्होंने ऐसे वक्त पे टाइमिंग को लेकर जो पत्र है वहीं से शुरू कर रहा हूं। मैं राहुल की नाराजगी से बात नहीं शुरू कर रहा हूं, मैं पत्र की तरफ से आ रहा हूं। जो लेटर लिखा गया जिसमें सवाल उठाए गए, जिसमें कहा गया ये टाइमिंग क्या थी, ये किस टाइमिंग पे लिखा गया, तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन उसमें कुछ जो मजमून है, जो उसका जो कंटेंट है उसी पर हम आते हैं। निजामी भाई ये बात कही जा रही है कि आखिर जो लोग नाराज हैं, कुछ लोग तो चले गए, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं बाउंड्री पे बैठा हूं, जब मैं सचिन पायलट की तरफ की बात कर रहा हूं, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि साहब एक प्रभावी नेतृत्व की जरूरत है कांग्रेस के अंदर, और वो ऐसा कांग्रेस जिसने हार के बाद आत्मनिरीक्षण ही नहीं किया, उस लेटर के कंटेंट में है। तो ये कांग्रेस के अंदर जो ये बात हो रही है ये आखिर है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, कुछ हाँ इस बात में कि नहीं गांधी परिवार से ही रहना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं उसके इतर भी सोचा जाना चाहिए। सलमान निजामी, कि कांग्रेस का जो लेटर आप दिखा रहे हैं उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि राहुल गांधी प्रेसिडेंट ना बने, सोनिया गांधी प्रेसिडेंट ना बने। सोनिया गांधी जी की तबीयत भी ठीक है, बने, और कांग्रेस के बने। नेताओं ने ये सलमान निजामी बने, मैं तो ये कह रहा हूं, मैंने तो ट्विटर पे आज सवाल डाला, जो ट्विटर पे उसमें ज्यादातर 60% लोग तो यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रेसिडेंट बने। जो मेरा ट्विटर है उसमें तो आज यही लोग कह रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसके जो सवाल है, उसका जो मजमून है, जो कंटेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो आत्मनिरीक्षण वाली बात जो है तो उसकी तरफ आए और जो उसके कंटेंट में जो पॉइंट है उसकी तरफ इशारा करें। जब तक एक फुल टर्म प्रेसिडेंट नहीं बनता, थोड़े से डिफरेंसेस तो हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कई जगहों पे हार का सामना भी किया और विद इन द पार्टी थोड़े से डिफरेंसेस भी हुए। दूसरी बात जो है, जो CWC में आज हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ वो आपके सामने है। राहुल जी ने क्लैरिफाई भी किया, गुलाम नबी आजाद साहब ने क्लैरिफाई किया कि जो बात हमने कही नहीं उसको मीडिया ने दिखाया और बिल्कुल एक फेक न्यूज की तरह उसको जो है पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में चलाया गया। हकीकत यह है कि पूरा कांग्रेस का कार्डर जो है चाहता है, और इस लेटर में भी ये लिखा गया है कि हमें
लीडरशिप जो है, एक कमांड चाहिए जो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी हैं, वही प्रेसिडेंट बनने चाहिए। ये पूरे कांग्रेस, पूरे देश की कांग्रेस जो है ये चाहती है कि राहुल गांधी जी आए। और बीजेपी को जो है, और जो मीडिया जो है, जो आजकल स्टेटमेंट आ रहे हैं, जैसे गुलाम नबी आजाद साहब ने ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्लैरिफाई किया कि भाई मैंने तो ऐसी बात कही नहीं। हाँ, कुछ लीडर्स ने सवाल उठाए, मैंने कहा कि मैं रिजाइन दूंगा। और ये सवाल किस पे उठाया जा रहा है? उस गुलाम नबी आजाद पे जिसने 20 आतंकवादी हमले जो है उन्होंने सहे कश्मीर में, और 48 साल का मैं ओवैसी साहब का जिक्र तो बाद में करूंगा। निजामी ओवैसी के ट्वीट का जिक्र मैं बाद में करूंगा। और वो तंज कर सकते हैं, इतनी बड़ी पुरानी पार्टी है कांग्रेस की, वो तंज करें, उसका कोई जिक्र। बहुत सारे लोग पार्टी के बारे में कहते हैं, मैं ओवैसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब की वो तो बात हो सकती ना। उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा था, ये एक नेता का जिक्र उन्होंने किया, और जिसका जिक्र किया वो कुमारी शैलजा का था कि नेता बीजेपी के हाथों में खेल रहे थे। ये बात उन्होंने कहा कि ये जो मैंने राहुल गांधी पे नहीं, किसी और नेता पे बात कही, और उसका वो जिक्र कर रहे हैं। तो ये सवाल इस बात का है कि आखिर कांग्रेस के अंदर चल क्या रहा है, ये जानना तो जरूरी है ना। मैं बीजेपी से तो बाद में बात करूं, मैं बाकी मेहमानों से बात करूं, पहले आपको ये बताइए कि चल क्या रहा है, ये तो जाना है। कांग्रेस सत्ता में नहीं है। जो सवाल सरकार को करने चाहिए, मीडिया जो है कांग्रेस के पीछे पड़ा हुआ है। आप बीजेपी में देखिए एल.के. आडवाणी जी का क्या हाल है, और उमा भारती ने क्या स्टेटमेंट किया था राम मंदिर के दौरान। आप कांग्रेस को बार बार राहुल गांधी, मुझे लगता है कि मीडिया भी और जिस तरीके से बीजेपी पूरा राहुल गांधी से क्यों इतना ऑब्सेशन है, क्योंकि राहुल गांधी वो लीडर हैं जो काउंटर कर सकते हैं बीजेपी को, और बीजेपी को राहुल गांधी से खतरा है। इसलिए बार बार कांग्रेस के अंदर गुस्सा जा रहा है, फेक न्यूज के माध्यम से लोगों को मिसलीड किया जा रहा है, ताकि लोगों का ध्यान जो है बाकी मसलों से हटे। चाइना इस वक्त लद्दाख के अंदर है, बिहार में नेपाल घुस गया, हमारी इकोनॉमी डाउन है, कोरोना वायरस जो है 70 लाख से ज्यादा केस हुए, उस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही? कांग्रेस में चर्चा हो रही है, देश के मसलों में चर्चा हो रही है। मैं आ रहा हूं बीजेपी के, मैं आ रहा हूं ऑफकोर्स ऋषि मैं आ रहा हूं, मैं ऋषि आ रहा हूं, मैं नसीमा मैं भी आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं जी। बिल नसीमा आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, ऑफकोर्स आ रहा हूं जी, ऑफकोर्स। या क्लियर कर दीजिए जी, नसीमा क्लियर कर दीजिए, आप कहना चाह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं जी। प्रतीक जी, मैं ऋषि जी क्लियर कर दीजिए ऋषि जी। जी मैं ऋषि क्लियर कर दीजिए। निजामी साहब ने कहा कि शीर्ष लीडरशिप की बात को निजामी साहब कितनी चालाकी से छुपा गए हैं। उस पत्र में शीर्ष लीडरशिप का क्या अर्थ होता है निजामी साहब? शीर्ष लीडरशिप कांग्रेस में कौन है? शीर्ष लीडरशिप बदलने की बात कही गई है। तो एक न्यूट्रल पत्रकार होने के नाते मेरा सवाल आपसे है कि शीर्ष लीडरशिप सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को ही कांग्रेस में कहा जाता है, अन्य नेताओं को नहीं कहा जाता है। तो कहीं न कहीं जो लेटर बम छोड़ा गया है कांग्रेस के कुछ असंतुष्ट नेताओं के तरफ से, उस पे कांग्रेस ऋषि देखिए, तीनों का नाम लिया आपने, ऋषि तीनों का नाम लिया। ऋषि देखिए, बहुत बैलेंस होकर बात कहनी चाहिए। आप ऑफकोर्स आप बात कहिए, आज कांग्रेस के तरफ से बात कहते हैं, मुझे आज अच्छा लग रहा है आप बात कह रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। सोनिया गांधी कहती हैं पार्टी का नया अध्यक्ष चुने, वो खुद तो नहीं कह रही है कि मुझे चुन लीजिए, वो कहती पार्टी का अध्यक्ष चुने। राहुल गांधी कहते हैं मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। आप जहां खड़े होना चाहते हो वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। प्रियंका गांधी कहती पार्टी अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का हो। तीनों लोगों के स्टेटमेंट बहुत क्लियर हैं, तीनों लोगों के स्टेटमेंट क्लियर हैं जी। प्रतीक जी, मैं कंप्लीट कर लूं। प्रतीक जी, मैं कंप्लीट कर लेता हूं जी। कांग्रेस का ताकत गांधी परिवार है, तो कांग्रेस का कमजोरी भी गांधी परिवार है, नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखिए अभी भी कांग्रेस में ऐसा कोई धारा नहीं है जो आज बदले से नजर आते हैं। नहीं, मैं आज न्यूट्रल पत्रकार की तरफ से मैं बात करना चाह रहा हूं कि कांग्रेस में ऐसा कोई धारा नहीं है प्रतीक जी जो कांग्रेस को
कांग्रेस के लीडर तो मुझे ये बताइए ना, मुझे ये बताइए ऋषि, अगर आप पत्रकार की बाहैसियत बैठे हैं तो बाहैसियत पत्रकार अगर बैठे हैं तो मुझे सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए और सीधा जवाब दीजिए कि वो कह रहे हैं पूर्णकालिक अध्यक्ष होना चाहिए, तो राहुल गांधी परिवार से हो या बाहर का हो? मुझे नहीं, तो बिल्कुल स्पष्ट बोलिए ना। बहुत सारे लोग पैनल में हैं, सारे लोग पैनल में हैं। मुझे बोलने दीजिएगा तब तो। ये बिल्कुल सच्चाई है, कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए, लेकिन एक सच्चाई है कि जब भी कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर गया है, कांग्रेस के कई टुकड़े हुए हैं। आपको याद होगा जेके मुपनार, ममता बनर्जी, नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह, ऐसे कई भागों में कांग्रेस बट गया है। आपका कहना है कि राहुल गांधी के साथ खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस की यदि ताकत गांधी परिवार है तो कांग्रेस का कमजोरी भी गांधी परिवार है आज के राजनीतिक परिस्थिति में। तो ताकत के साथ खड़े होंगे। आप इधर से कान पकड़े, घुमा के इधर ही से कान पकड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं गांधी परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। जीएल नरसिंह, मैं आपके पास आना जो निकट में आता हूं आपके पास। जीएल नरसिंह, उन्होंने एक सवाल का, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जो है राहुल गांधी से घबराती है। बीजेपी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो राहुल गांधी, लिहाजा वो सवाल खड़ा करते हैं बार बार। जी बीजेपी नहीं, बिल्कुल प्रतीक जी, राहुल गांधी बहुत ताकत से सवाल उठाते हैं और बार बार हमको जिताते हैं। और 2014 में उनके नेतृत्व में वो कैंपेन कमेटी के चीफ बने। 2014 के चुनाव के लिए इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन कैंपेन कमेटी चीफ बने, पूरे काम को संभाले और केवल 43 सीट तक सीमित रहे। फिर 2019 में राहुल गांधी की अध्यक्षता में चुनाव लड़ी और फिर एक बार वो केवल 50-53 सीट तक सीमित रहे। तो ये बार बार इतनी ताकत, इतनी शक्ति के साथ यदि आपने कांग्रेस पार्टी को चढ़ाकर हमको जिताना चाहते हैं तो ऐसे शक्तिमान राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का सदा बने रहे। ये हमारी बिल्कुल शुभकामनाएं हैं उनके लिए। हम क्यों चाहेंगे इससे कमजोर अध्यक्ष क्यों बने? तो इसलिए मैं मानता हूं ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है और घमासान चल रहा है। देश की जनता देख रही है। कांग्रेस चुनाव हारने के बाद, 2019 के हारने के बाद बहुत अलोकप्रिय बन गई है और एक साल के अंदर। और जिस प्रकार वो चाइना के विषय में इनका कांग्रेस का जो रवैया रहा, देश में कांग्रेस के खिलाफ एक गुस्सा का माहौल है। तो वो गुस्सा का माहौल हम कांग्रेस पार्टी के भीतर भी देख रहे हैं। जी ठीक है, ठीक है। मैं मुखातिब होता हूं कांग्रेस। मेरा एक सवाल है जेबी नरसिम्हा जी से, यदि प्रतीक जी आपका परमिशन हो तो। जेबीएल नरसिम्हा जी, आपको अपने घर में भी तो झांकना चाहिए। महारानी जो है महल में बैठी है वहाँ, लेकिन फिलहाल तो मुद्दा सामने यही है। आती नहीं है, मुद्दा जो सामने है उसी पे हूँ मैं अभी तो मुद्दा वही है। मेरा घर अभी तो मुद्दा जो है उसी पे आ रहा हूँ मैं तो। विवेक श्रीवास्तव, नहीं, विवेक श्रीवास्तव को अपना घर भी देखना चाहिए। विजातन एक ऑडियो नहीं आ रहा अभी। ठीक है ऋषि, मैं बिल्कुल ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। लेकिन विवेक के पास ऑडियो की दिक्कत है, उसके बाद आता हूं। निगत आप बात उठा रही थी जी। निगत अब्बास बोलो, प्लीज कनेक्ट करिए। निगत, आवाज नहीं आ रही है प्रतीक जी मुझे। जी मैं कोशिश करता हूं, मैं बोलता हूं जेबीएल, मैं बोलता हूं, मैं बिल्कुल बोलता हूं कि निगत आपको आवाज आ रही है मेरी? जी प्रतीक जी अब आ रही है। निगत आपको आवाज आ रही? अब आ रही है। निगत, सवाल ये, आप जी आप कुछ कहना चाह रही थी उस वक्त जिस वक्त सलमान निजामी बोल रहे थे। जी कांग्रेस के अंदर घमासान है। कहना चाहती हूँ कि सभी को मालूम है कि भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ होता है भ्रष्ट आचरण। और माफ कीजिएगा, बड़े खुले तौर पर कहना चाहती हूँ कि इस समय कांग्रेस पार्टी खेमों से भ्रष्ट है। एक राहुल गांधी जी का खेमा है और एक प्रियंका गांधी वाड्रा जी का खेमा है, जो अलग अलग तरीके से ट्वीट्स और चिट्ठियां लिखवाकर भेजे जा रही हैं। और जब कोई खेमों से पार्टी चलने लगती है ना, तो जाहिर तौर पर वो जनता के बारे में नहीं सोच पाती, क्योंकि वो अपनी उलझनों में उलझी होती है। वो कहते हैं ना कि अच्छाई सिर्फ दिखावे के लिए अगर आप करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं वो बुराई से भी ज्यादा बुरी होती है।
ऐसा ही कुछ हाल इस समय कांग्रेस पार्टी का है। नहीं तो और किसको, और जहां तक अध्यक्षता की बात है तो किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। किसे नहीं पता कि चाहे अजय माकन से लेकर राज्यसभा की सीटों तक जो तय किया जाता है वो राहुल गांधी जी जोशी के साथ क्या हुआ था, किसे नहीं पता कि राहुल गांधी के साथ क्या हुआ था, जो हरेन पांड्या के साथ क्या हुआ था, डिसीजन को आप आगे संजय जोशी, हरेन पांड्या, गोविंदाचार्य, उमा भारती आपके पार्टी में जनता को गुमराह करने की डॉक्टर कोशिश है। किरोड़ीलाल नहीं तो मीणा, अंदर खाने सभी को पता है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ही हैं। प्रतीक जी, मैं इनको इतिहास याद दिला रहा हूँ। बिल्कुल ऋषि, बिल्कुल ऋषि, क्या होता है बीजेपी में विद्रोह का मतलब क्या होता है, बीजेपी में विद्रोह का मतलब सीधी बन जाती है, बीजेपी का बीजेपी में विद्रोह का मतलब सीधी बन जाता है, बीजेपी में विद्रोह का मतलब सीधी बन जाती है। प्रतीक जी, सीधी कांड याद है ना गुजरात का, गुजरात का सीधी कांड याद है प्रतीक जी, बिल्कुल ठीक है ऋषि जी, गुजरात का सीधी कांड याद है, गुजरात का सीधी कांड याद है, गोविंदाचार्य का एपिसोड याद होगा आपको, हरेन पांड्या को किसने मारा, हरेन पांड्या को किसने मारा, कोई नहीं सुन पा रहा है, हरेन पांड्या को किसने मारा याद होगा कोई नहीं सुन पा रहा है, हरेन पांड्या की आत्मा बुला रही होगी आपको। निखत ऋषि आप अगर पत्रकार की बाहैसियत भूमिका में बैठे हैं तो उसी भूमिका में रहे ना। हरेन पांड्या आप नहीं, मैं आप उसी भूमिका में रहे ना। कांग्रेस की आलोचना बहुत अच्छा लगेगा, बीजेपी का भी आलोचना आप अपनी भूमिका तय करें, दोनों की आलोचना, आप उसी भूमिका में रहें। मैं दोनों की आलोचना करूंगा। ऋषि, आप जिस भूमिका में हैं, दोनों पार्टियां में कमियां रही हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र रही है प्रतीक जी, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन ऋषि एक बात ध्यान रखिए, एक बात ध्यान रखिए, अगर आप सारा टाइम लेना चाहेंगे तो ये मैं अलाउ नहीं करूंगा। ऋषि जोशी के साथ क्या हुआ, संजय जोशी के साथ क्या हुआ, हरेन पांड्या के साथ क्या हुआ, गोविंदाचार्य के साथ क्या हुआ, हरेन पांड्या ऋषि मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। हरेन पांड्या को किसने मारा, ऋषि कोई सबूत है क्या, संजय जोशी के साथ संजय जोशी का सीडी किसने बनवाया, ऋषि मेरे सवाल का जवाब देंगे, जोशी का सीडी किसने बनवाया प्रतीक जी, ऋषि आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, ऋषि मेरे सवाल का जवाब देंगे आप, ऋषि मेरे सवाल का जवाब देंगे आप, ऋषि मेरे सवाल का जवाब देंगे आप, संजय जोशी जैसे ऋषि मेरे सवाल का जवाब देंगे आप, कहाँ है प्रतीक जी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ प्रतीक जी, हाथ जोड़ के बता दीजिए संजय जोशी कहाँ है आज, संजय जोशी जैसे कुशल संगठन करता कहाँ है, मैं आपसे एक सवाल कहाँ है, आपको जवाब देकर टीआरपी नहीं चाहिए हमको, निगत प्लीज कूल डाउन, निगत प्लीज कूल डाउन। कौन ऋषि मेरी बात, ऋषि का पहले ऑडियो डाउन करिए और पहले वो सुनेंगे मेरी बात। जब आपको आज शाम का न्योता मिला था भैया जी कहीं में, तो आपको क्या कहा गया था, किस पे बात होगी आज, इस पे बात होगी कि कांग्रेस के अंदर जो घमासान है, जो डेवलपमेंट है, उस पर बात होगी। ऋषि जी तार्किक दृश्य से लॉजिकली बातचीत को शुरू करें, हम लॉजिक पे आएंगे। ये जो आजकल की जो डिबेट चल रही है ना कि लेफ्ट भी मारो, राइट भी मारो, सेंटर भी मारो, ऊपर भी नीचे भी, और हल्ला मचा के एक ऐसा वातावरण बनाओ जिसमें कुछ समझ में ही नहीं आए बहस में। प्लीज, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं और बहुत अच्छी डिबेट करते हैं, मैं आपको लाइक करता हूं, लेकिन प्लीज ऐसा रखें वातावरण जिसमें कुछ चीजें समझ में आए, ऐसा ना हो कि लगे कि चीजें बिखर रही हैं। थैंक यू सो मच। अब आप उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातचीत को बहुत ध्यान से सुनेंगे। निजामी, नहीं, वो बुरा नहीं लगेगा, कोई बुरा नहीं लगेगा, वो उनका जवाब देने के लिए यहाँ पे कई लोग बैठे हैं, वो जवाब भी देंगे। मैं जवाब, आपको अगर जवाब का चाहिए तो मैं हितेश जी ऑडियो अगर मेरी बात का सवाल का जवाब सुन सके, हितेश जी को मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू। विवेक आपको आवाज है, मेरी आवाज आ रही है? जी विवेक, आपको मेरी आवाज आ रही है आपकी आवाज? जी बिल्कुल आ रही है, क्लियर आ रही है। जी विवेक, सवाल ये था कि आज की बहस क्यों, आखिर कांग्रेस के अंदर की, एक पार्टी के अंदर की बातचीत है, तो बाहर के खेमे पे बात क्यों है? उसके बाद जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने क्लियर भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, अंदर जो CWC में बात हुई वो ऐसी कोई बात नहीं जिसका जिक्र बाहर हो रहा था। वो ट्वीट भी वापस ले लिया गया, जो कि सिब्बल साहब ने कहा कि नहीं मेरी बात हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि एक पत्र लिखा गया और उस पत्र का जिक्र है, और एक मजबूत विपक्ष की जब बार बार कही जाती है बात, तो निश्चित तौर से उस दायरे में तमाम सारे चीजें आती हैं। हम उसी का जिक्र कर रहे हैं।
हम ये जानना चाहते हैं कि आत्मनिरीक्षण की बात हो, चाहे एक प्रभावी नेतृत्व की बात हो, चाहे ऐसे नेतृत्व की बात जो काम करे और जमीन पे काम करता हुआ दिखे, ये उसी पत्र के अंश हैं जो कि मोटे तौर से मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। इसको लेकर कांग्रेस के अंदर बात है। आप सरकार के हिस्से भी रहे हैं, आपने कांग्रेस के साथ काम सरकार भी बनाई है। मैं जानना चाहता हूं कि मौजूदा समय में कांग्रेस का सबसे बड़ा संकट क्या है? देखिए सुनिए, अब इसमें यह है कि 2014 से देश की राजनीति बदल गई। देश की राजनीति जिन मुद्दों पे लड़ी जाती थी, चुनाव जिस मुद्दों पे लड़े जाते थे, सब कुछ बदल गया। आज धार्मिक ध्रुवीकरण का एक माहौल है। हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान वो एजेंडा है जिसको मीडिया भी उठाता है। तो डेवलपमेंट में तो एजेंडा रहा नहीं। एक पर्टिकुलर पार्टी जो है, जो आज सत्ता में आ गई है, भारतीय जनता पार्टी, ये डेवलपमेंट के प्लान पे नहीं आई है। ये आई है धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पे, और धार्मिक ध्रुवीकरण जो सेक्युलर पार्टियों ने नहीं करा, उसके कारण हम लोग अभी ऑपोजिशन के अंदर हैं। तो ऑपोजिशन के अंदर आत्मनिरीक्षण करना अच्छी बात है, चिट्ठियां लिखना अच्छी बात है, अपने प्रेसिडेंट, अपने अध्यक्ष को, अपने जनरल सेक्रेटरी के पास अपनी बात पहुंचाना अच्छी बात है। जितना ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में होगा, ग्रोथ उतनी ही होगी। तो इस तरह की चिट्ठियों का हर पार्टी को स्वागत करना चाहिए, हर पार्टी को एड्रेस करना चाहिए अपने इश्यूज को। इसको हम सिर्फ सोनिया, राहुल, बाहर का आदमी, गांधी परिवार नहीं, यहां तक सीमित ना रखें। कांग्रेस के काफी दिग्गज नेताओं ने उसको लिखा है। गुलाम नबी आजाद बड़े नेता हैं, कपिल सिब्बल बड़े नेता हैं, और अभी रिसेंटली एक सचिन पायलट वाला एपिसोड भी हुआ था, कहीं ना कहीं उसके तार भी इससे जुड़े हुए हैं। तो ये प्रजातांत्रिक, देखिए प्रजातंत्र ये नहीं है कि सिर्फ चुनाव लड़ना प्रजातंत्र है। पार्टी में भी डेमोक्रेसी हो, पार्टी के बाहर भी डेमोक्रेसी हो, प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ा जाए, ये सही बात है। अभी ये नरसिम्हा राव जी ने बोला कि भाई हम चुनाव जीते क्योंकि लोग कांग्रेस से, विपक्ष से नाराज है। नहीं, जरूरी नहीं है। आपने धार्मिक ध्रुवीकरण का एजेंडा अपनाया, हम नहीं अपनाना चाहते, हम डेवलपमेंट पे लड़ना चाहते हैं। आपने एक एजेंडा अपनाया, आपने ध्रुवीकरण करा, लोगों को बरगलाया, आप वोट लाए, यह आपका तरीका है। हम वोट के लिए ये नहीं करेंगे। हमारा एजेंडा बड़ा क्लियर है, लेफ्ट का, कांग्रेस का अपना एजेंडा है। लेकिन आज ये जो चिट्ठी लिखी गई, ये जो भी डिस्कशन है, ये बहुत पॉजिटिव है, देश के लिए पॉजिटिव है। पार्टी के भीतर वेरी वेल योर पॉइंट टेकन, वेरी वेल। ऑफ कोर्स मैं जबील आ रहा हूं। हितेश अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुए, निगत हितेश अभी तक नहीं इंट्रोड्यूस हुए पैनल में, मैं उनको दे देता हूं चांस। हितेश, 2014 से पॉलिटिक्स का जो ध्रुवीकरण शुरू हुआ, पॉलिटिक्स की धारा बदल गई, और इस धारा में बहुत सारी चीजें जो पहले थी वो अब नजर नहीं आ रही। हिंदू मुसलमान हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया, और इसमें कहीं ना कहीं तमाम सारी पार्टियां पिछड़ती नजर आ रही, जिसकी तरफ लेफ्ट के नेता बात कर रहे थे, हितेश शंकर। और शायद कांग्रेस में जो मौजूदा संकट है उससे कैसे जुड़ रहा है ये, या वो केपेबल है या नहीं, ये केपेबल किसी नेता की तैयारी है या किसको लाना है, इसका भी इससे जुड़ा हुआ सीधा सा खेल है। हितेश शंकर जी, देखिए ऐसा है कि 2014 से जो भारतीय राजनीति की धारा बदली है, उसे देखना हो तो 18 मई 2014 का जो गार्जियन है उसका आप संपादकीय पढ़िए। उसमें कहा था कि फाइनली औपनिवेशिक शासन का अंत हो गया, यानी भारत का अपना एक राज आया। उस राज से लोगों की अपेक्षाएं भी थी, और अभी मैं सुन रहा था कि वो विकास वाली बात नहीं थी। ये बिल्कुल झूठी बात है, क्योंकि पिछले, अगर हम चुनाव के समय के मुद्दों का आकलन करें, उज्ज्वला की बात हो, टॉयलेट्स की बात हो, सड़कों की बात हो, पुलों की बात हो, सारी बातें विकास की थी। इसमें कहीं कहीं जो ध्रुवीकरण था वो हटाकर उसकी बजाय एक विकास का मानक पर भारत में चुनाव हो सकते हैं, ये बात आई। और वामपंथ की राजनीति के बारे में एक बात समझने की आवश्यकता है, वो ये है वामपंथ की राजनीति को छोड़ दीजिए, वामपंथ की राजनीति को लोकतंत्र के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो लोग कहते हो कि सत्ता जो है बंदूक की नली से निकलती है, जिनके मुख्यमंत्री ये कहते हो कि 4 लोगों को मार के ऊपर से नमक और डाल देना चाहिए, खुद हत्या के आरोप हो, इस तरीके के लोग जो खूनी क्रांति, वो लोकतंत्र का विचार नहीं। और इसके साथ ही जो आरोप लगता है कि इस दल ने राजनीति का सांप्रदायिकरण किया। मैं एक बात कहूंगा कि राहुल गांधी खुद 2 जगह से चुनाव लड़े थे, और जिस दूसरी जगह से चुनाव लड़े थे वहां पर आप देखिए जमात के झंडे, हरे झंडे वो लगाकर वहां पर चुनाव लड़ना, बाकी जगह जनेऊ दिखाना, ये सारी चीजें
मंदिर जाना, ये जो चीजें हैं तो भगवा लेकर के कांग्रेस तो ने आप भी पूरी लड़े कोशिश हैं। करी, लेफ्ट ने पूरी राम के कोशिश नाम की पे तो आप कि भी इस आप भी ध्रुवीकरण वोट का उन्हें बटोरते फायदा हैं। मिले, परंतु भाई, राम अच्छी के बात नाम यह पे है तो आप कि भी वोट भारतीय बटोरते आए राजनीति हैं। में लोगों से अब भगवा की उसकी राजनीति, राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में राजनीति, जब हिंदू पूछा धर्म की जाता है राजनीति, तो ये यही तो पूछा आप जाने करते लगता हैं। है कि इस्लामोफोबिया आपने क्या फैलाते हैं, किया विकास के पैमाने पर। मुसलमानों जब के ये खिलाफ आप पूछते खड़े हैं तो होते वो हैं। राजनीति फ्लॉप नजर मुसलमानों आती को देश का है। आंदोलन केरल में नहीं मानना यूडीएफ और चाहते। एलडीएफ आपकी की राजनीति जो भी तो बिल्कुल सरकारें धार्मिक हैं है। वो वास्तव में सत्ता विवेक आ रहे हैं, बारी-बारी से विवेक आ रहे हैं, बदलती है, नहीं, मगर विवेक अपराधियों मैं आ के रहा हूं, मुद्दे चलने बोल वाली लीजिए। सत्ताएं हैं। मुझे विवेक लगता है हितेश जी भारतीय बोल राजनीति का चरित्र 2014 के चुनावों ने बदला है, और आज के संकट में जो दिखाई दे रहा है कांग्रेस का, उसमें भी कहीं ना कहीं की राजनीति का ढर्रा बदलेगा तो इसमें कुनबा कहाँ प्रासंगिक रह जाएगा। जब परफॉर्मेंस की बात होने लगेगी तो कुनबा कहाँ प्रासंगिक रह जाएगा। आप असंतोष कैसे थामेंगे? ये सारे प्रश्न बड़े हो गए हैं। तो जो बड़े दिखते थे कुनबा वो नेता कैसे बन गए। प्रासंगिक रह जाएगा? मैं आ रहा हूं सलमान, हरा जी, कलर, हरा मैं आ रहा हूं, कलर ऋषि। मतलब पाकिस्तान। आप केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के उस बयान को भी कोट करते हैं जिसमें केंद्रीय मंत्री ने कहा था हरा कलर मतलब पाकिस्तान। नंबर 1, नंबर 2, प्रधानमंत्री खुद गुजरात चुनाव में कहते हैं मियां अहमद पटेल। अरे भाई, मियां आपको अहमद शायद पटेल कहने तथ्यों का की क्या जानकारी हुआ? नहीं है। मेरे तो जो भी बंधु धर्म की बोल रहे हैं बात मैं कौन देख नहीं करता पा है? रहा हूँ। अरे कांग्रेस के भैया, ही अरे भैया, प्रधानमंत्री आप थे मुझे मत मनमोहन बताइए, सिंह, मुझे और उन्होंने बात कहा मत कि बताइए। देश के यदि संसाधनों मैं पर गलत बोल पहला रहा हूं, अधिकार प्रतीक अल्पसंख्यकों जी का, मुझे ये करेक्ट कहाँ लिखा है करेंगे। संविधान में? गुजरात ये किस तरह की राजनीति है? ये किस तरीके की राजनीति है? बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता ऋषि बैठे हैं, लाकर जैसे मनमोहन सिंह जी ने पहली बार बताया था कि बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं। तो ये जीवीएल साहब, जीवीएल नरसिम्हा बैठे हैं, जीवीएल नरसिम्हा। हितेश शंकर मैं- जी आरएसएस विचारक हैं। सवाल ये है, हितेश सवाल शंकर जी मैं यदि सवाल रखना चाह रहा था, ब्रेक पे जाना चाह रहा था, लेकिन जीवीएल तो सवाल तो जीवीएल बनता है जवाब उनसे आप दे दें। ऋषि मिश्रा ने कोई सवाल पूछा है, जवाब जरूर दे दें, लेकिन मैं ब्रेक पे जाऊं से पहले एक सवाल जरूर मैं पूछूंगा। जीवीएल जवाब दे दीजिए ऋषि मिश्रा का। नहीं, मैं देखिए आज चर्चा मियां हम अहमद क्या कर रहे हैं, पटेल। कांग्रेस पार्टी का हाँ, पतन कितना जल्दी होने वाला है। देखिए, कांग्रेस भाग पार्टी रहे के हैं आप। अंदर ये भाग रहे हैं। घमासान का जवाब देना कारण पड़ेगा क्या है? इनको। ये हरा जवाब कलर आपको मतलब जनता बार बार पाकिस्तान। क्या तिरंगा का हरा कलर मतलब पाकिस्तान होता है? चिल्लाने शर्म से आनी जन चाहिए आप समर्थन लोगों नहीं को। मिलेगा। शर्म आनी चाहिए चिल्लाने नसीमा मैं आपको। चिल्लाने वाला ये डिबेट नहीं करना चाहता। ऋषि जी, में भी हरा कलर होता है। ऋषि जी, अरे ऋषि भैया, जी, तिरंगा ऋषि में जी, भी हरा दिस इज कलर नॉट होता फेयर, है। ऋषि जी, दिस इज नॉट प्रतीक जी, लोग फेयर, गलत बयानबाजी करते ऋषि, हैं। दिस इज गलत- नॉट गलत- फेयर, गलत बयानबाजी ऋषि करते जी, हैं लोग। ऋषि जी, आप, मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ एक बात कह रहा हूं कि ये डिबेट है, किसी और चैनल पे जरूर चल जाएगी कि किसी को डिस्टर्ब करना, किसी को बोलते हुए डिस्टर्ब नहीं करना, सर, हल्ला सर, मचाना, मैंने शोर सवाल मचाना, किया, मैंने और उससे सवाल टीआरपी किया को है। समझते हैं। लेकिन मैंने प्लीज, दिस इज सवाल नॉट किया है। फेयर। ऋषि, मैं आपको मेरा टाइम दूंगा। शोर मचाना मैं आपके नहीं है। सवाल को हरा जीवीएल कलर को मतलब सामने सवाल रख दिया, पाकिस्तान होता है मैंने रख दिया। वो हरा कलर मतलब पाकिस्तान होता है क्या? अब आप हरा कलर मतलब पाकिस्तान होता है क्या? प्रतीक जी बता दीजिए आप हमको। अब आप चुप रहिए। गिरिराज सिंह का बयान है। विल यू प्लीज कीप गिरिराज सिंह का क्वाइट, विल बयान यू है। प्लीज कीप क्वाइट। ऋषि, अब आप सुनेंगे जीवीएल नसीमा। नहीं प्रतीक, क्या इनका सवाल यही है? क्या हरा मतलब पाकिस्तान है? क्या यही इनका सवाल है? मैं जवाब देता हूं, मुझे कोई दिक्कत अरे नहीं है। गिरिराज बस यही सिंह का सवाल है। कांग्रेस और बयान है। यही डिबेट है, यही डिबेट चल रही है, यही डिबेट चल रही है, और यही सवाल है, यही डिबेट है आज बस पूरे देश में यही डिबेट है। मैंने बड़ा मुश्किल है मुझे, मैं कहां का सवाल लेके आया था कि विपक्ष कैसे मजबूत कहां खड़ा है, ये सवाल था। लेकिन आपको लग रहा है कि हरा रंग मतलब यस मुस्लिम, तो चलिए सवाल पूछ लीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, जवाब दे दें। इनका पतन का प्रमुख कारण यही है, इसका जड़ यही है। ये भारत के साथ अरे नहीं जुड़े हुए, गिरिराज सिंह का इनके बयान दिमाग भाई, पर पाकिस्तान, देखिए कितने इनका दिल और दिमाग कितने पाकिस्तान और लोग चीन के साथ जुड़ा हुआ है। गिरिराज सिंह का बयान ये है। केवल चीन गिरिराज और सिंह ने पाकिस्तान कहा के था बारे में चुनाव के सोचते दौरान हैं, हरा कलर मतलब भारत का पाकिस्तान। खाते हैं और अरे चीन और भैया, पाकिस्तान गिरिराज का सिंह ने गाते कहा था, हैं। हम तो तिरंगा ये में आपका विश्वास करते आपकी हैं। आज की अवस्था हम का तो कारण तिरंगा में यही है। विश्वास करते हैं, तिरंगा को नहीं, सल्यूट आप तो करते हैं। पाकिस्तान खड़ा का होके गुण सल्यूट गाते करते हैं। हम तिरंगा को खड़ा पाकिस्तान होके। का, चीन का अरे खाते हैं, पाकिस्तान के चीन नाम का पे तो गाते चुनाव हैं। तुम लोग जीतते शर्म हो। नहीं है? पाकिस्तान के नाम पे चुनाव आप लोग जीतते हो। आपको शर्म ये नहीं है? गिरिराज सिंह को समझाते ना, मैं प्रधानमंत्री को बहुत दुख समझाते के ना। साथ, बहुत दुख के मियां अहमद साथ, पटेल कहते हैं, बहुत मियां दुख के अहमद साथ, पटेल। बहुत दुख के साथ, मैं एक प्रधानमंत्री मियां अहमद पटेल जीवीएल कहते नरसिम्हा, हैं। जीवीएल नरसिम्हा, ऋषि प्रधानमंत्री मियां ऋषि अहमद जी, पटेल कहते हैं। ऋषि परंपरा, इस देश की मैं ऋषि कोई परंपरा गलत जो है बयान उसी दे पे रहा हूं उसको तो स्मरण मैं करिए, मुझे ऋषि परंपरा बताइए। जो है उस पर स्मरण करिए।
मैं आपसे सिर्फ एक बात कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं आपसे, क्या अच्छा होता कि आप ये सवाल पूछते या ये सवाल रखते कि कैसे मजबूती के साथ खड़ा हुआ जा सकता है। क्या आज के समय में जो 2014 में बदली हुई राजनीति है, जिसकी तरफ इशारा हो रहा था, 2014 से जो बदली हुई राजनीति नजर आ रही है, उसमें धारदार तरीके से, विवेक जिसको कह रहे थे, उसमें धारदार तरीके से कैसे जवाब पैदा किया जाए, ये अच्छा सवाल होता। कहां आपने फंसाई जाके डिबेट आपने हरे कलर पे फंसा दी। अगर कैसे जवाब ढूंढे जाइए तो विपक्ष करेगा ना, और विपक्ष अगर कोई लेटर लिखता है तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। ऋषि डिबेट में तार्किक होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, और मैं चाहूंगा कि जवाब आए, मैं चाहता हूं जवाब आए। 2014 से जो सवाल आए गए, पूछे गए, लगातार बने हुए हैं, उस पर हितेश को मैंने आज रखा है, वो जवाब दें उस पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता हूं। में आपका एक बार फिर स्वागत है। कांग्रेस में घमासान पर बातचीत हो रही है। 7 घंटे सीडब्ल्यूसी की बैठक चली और अब कुछ देर पहले खत्म हुई। जो उसके अंदर से जो निकल के आ रहा, जो बातचीत हमारे संवाददाता ने कुछ इसमें जो कोट किया, उसके मुताबिक 6 महीने में एआईसीसी का सेशन बुलाया जाएगा, जहां पे नए अध्यक्ष का फैसला होगा या जहां पे फैसला सुनाया जाएगा। 1 साल की बात कही गई है, लेकिन ये बात कही गई कि राहुल और प्रियंका ने 6 महीने के लिए कहा कि 6 महीने में इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। एक बात खास तौर से, अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी थोड़ा भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि जो 23 सीनियर लीडर्स ने जो लेटर लिखा या जिस पर हस्ताक्षर थे, और उसका जो रिमाइंडर भेजा, वो जवाब इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि सोनिया गांधी की जो मां है, तबियत नहीं ठीक थी, आखिर मैं बेटा हूं, ये बात उन्होंने कही। ये जिक्र है। राहुल गांधी को अगला अध्यक्ष बनाने की मांग लगभग सभी नेताओं ने की, ये बात है। निजामी, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं, सलमान निजामी आपकी तरफ। ये बात निकल के आ रही है, और जब मैं ब्रेक पे जा रहा था तो हितेश जी हो और चाहे विवेक जी हो, इन्होंने भी कहा था कि हमको ये जो 14 के बाद का जो घटनाक्रम पॉलिटिक्स बदली, उसकी धार बदली है, उसमें कैसे तैयारी करें या कैसे लीडरशिप को लाएं सामने, जो फेस कर सके, जो जवाब दे सके, धारदार तरीके से जवाब दे सके। बीजेपी का जहां तक सवाल है, इसको लेके मद्देनजर की बात थी। लेकिन जो बात निकल के आ रही सीडब्ल्यूसी में, उसकी तरफ आपका सबसे पहले मैं रिएक्शन आपका चाहूंगा, सलमान निजाम। देखिए, कांग्रेस की जो डेमोक्रेसी है, उसकी खूबसूरती ये है कि कोई भी लीडर जो है पार्टी के साथ, अगर उसका कोई डिफरेंसेस है, वो बात रख सकता है आगे। ऐसा नहीं है कि भाजपा की तरह उसको साइडलाइन किया जाएगा या उसका क्या हशर हुआ कि भाजपा के नेताओं का हुआ है। कांग्रेस के जैसे गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि क्लैरिफाई किया उन्होंने कि ना ही उस चिट्ठी पे राहुल गांधी जी ने कोई कमेंट किया, ना ही सोनिया गांधी जी ने कमेंट किया, जो दिखाया गया। अब साहब, कल भी मीडिया में यह आया कि सोनिया गांधी जी ने जो है रिजाइन दे दिया है, और आज आप खुद बोल रहे हैं कि उन्होंने 6 महीने के लिए वो प्रेसिडेंट हैं अभी इन टर्म। तो ये मीडिया में जो बातें करवाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी का इस वक्त मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं साथगात है। ये चाहते हैं कि मीडिया की अटेंशन जो है कांग्रेस की इंटरनल जो चाहे रिफ जो है भी नहीं, जो दिखाना चाहते हैं कि कोई नाराज राहुल गांधी से है, कोई सोनिया गांधी से है, ये एक प्रोपोगेंडा है। जो मेन इश्यूज हैं देश में, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे वो चाइना हो, चाहे नेपाल हो, देश की इस वक्त कोरोना वायरस में 70 लाख केस सामने आए हैं और देश में कैसे लोगों की जाने जा रही हैं, चाहे बिहार के फ्लड की बात हो, कैसे लोगों की जाने जा रही हैं, उन सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस के इंटरनल जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट किया जा रहा है, ताकि लोग उस पर सवाल ना करें, विपक्ष जो है उस पर एंगेज हो। और सबसे बड़ी बात जो आज डिस्क्लोज हुई है, कुछ लोगों ने ये कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ये कहा कि हाँ, कुछ लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन लीडरशिप को ये भी देखना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन किस लीडर का कितना हुआ। 48 साल का करियर जो है गुलाम नबी आजाद साहब का है, जिसने कई आतंकवादी हमलों को फेस किया और 48 साल देश की सेवा की और कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बीजेपी का मुकाबला किया। तो इंटरनल जो कुछ नए सीडब्ल्यूसी में मेंबर्स हैं, उनको भी समझना चाहिए कि जो सीनियर लीडर्स है उनका भी योगदान रहा है। सरकार टूटी गिरी, आज जो एक देश में है, किस तरीके से सरकारों को तोड़ा जा रहा है, ठीक है सलमान, लालच दिया जा रहा है। ठीक है सलमान, आपने वेरी वेल टेकन योर पॉइंट। बिल्कुल मजबूत है कांग्रेस। सलमान, मैंने आपकी बात कर लिया। प्रेसिडेंट बने।
ठीक है सलमान, मैंने आपने अंतिम जो सेंटेंस बोला वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने तो आपको कोट किया कि ये बात कही, लेकिन आपने एक बात कही छोटी सी, आपने कहा कि मीडिया को इस तरफ मोड़ा जा रहा है। कुछ दिन पहले भी किसी बात पे मीडिया को जिक्र किया था। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है ये बात आप कह रहे हो और हो सकता है मीडिया का ध्यान उधर ना जा रहा हो, और आपकी इस बात को भी मैं ले लेता हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो, और वो ये महत्वपूर्ण बात है कि अगर सशक्त विपक्ष होता है, धारदार विपक्ष होता, आप 2014 से पहले की स्थितियां जो हितेश जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे होता है, तो कैसे चीजें मोड़ देता है। आप याद करिएगा 2009 के बाद की स्थिति में जब आप लौटे थे सत्ता में, तो क्या स्थिति थी और कैसे चीजें कहां पे खड़ी थी 2014 में, ये भी आप देखिएगा। विपक्ष वो कमाल कर सकता है जिधर आपने कहा। मैं आपके पॉइंट को ले रहा हूं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा अटेंशन मैं आपके पॉइंट को ले रहा हूं सलमान, आई एम टेकिंग योर पॉइंट सलमान, आई एम टेकिंग, मैं मीडिया को नहीं बजा रहा, आप मीडिया पे तो कुछ भी कहिए, मैं आपके ही आपके रणदीप सुरजेवाला का पॉइंट कोट कर देता हूं। मीडिया में कोशिश क्यों की जा रही है मीडिया कर्मियों, मैं आपकी बात नहीं, मैं नहीं सरकार, मैं क्यों बचाऊंगा सरकार को, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। जिन लोगों ने आज फेक खबर चलाई, मैं उनकी बात कर रहा हूं। क्यों सरकार को बचाना चाहते? मैं रणदीप सुरजेवाला का, मैं रणदीप सुरजेवाला को कोट करता हूं, मैं रणदीप सलमान में ऋषि होल्ड ऑन, मैं रणदीप सुरजेवाला को कोट करता हूं। मीडिया में राहुल गांधी को लेकर जो बात कही जा रही है वो बात उन्होंने नहीं कही, मैं कोट कर रहा हूं, कृपया फर्जी मीडिया रिपोर्ट से भ्रमित ना हो, गलत सूचना ना फैलाएं। हां, ये बात ज्यादा जरूरी है कि क्रूर मोदी शासन के खिलाफ एकजुट होकर लड़े, ना कि आपस में झगड़ते नजर आए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपस में झगड़ते नजर ना आए, और यही मैं कोट करना चाह रहा था ना। जेबीएल नरसिम्हा आपस में, प्रतीक जी मैं ऐसे आप ना यू लिसन, अपने यू लिसन, जेबीएल क्या बोलिए, हेलो जेबीएल, नाउ यू रिस्पॉन्ड, जेबीएल नाउ यू रिस्पॉन्ड। या आप इनको वॉल्यूम घटाइए, यदि बीच में बोलेंगे वॉल्यूम घटाइए, नहीं तो मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा इस डिस्कशन में, क्योंकि मैं काफी उनके सारे बयान मैंने सुना है। Nobody will speak now. JBL. या देखिए कांग्रेस, क्या कपिल सिब्बल बीजेपी no one will speak in between. क्या कपिल सिब्बल बीजेपी के इशारों पे नाचते हैं क्या कपिल सिब्बल जी का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ है क्या? कपिल सिब्बल जी आज जो ट्विटर पे डाले थे, बाद में उन्होंने क्या बात हुआ राहुल गांधी जी से, उन्होंने हटाने की काम की, पर लेकिन ट्विटर पर यह पार्टी के अंदर जो घमासान चल रहा है, तो राहुल गांधी और कपिल सिब्बल के बीच में जो तनाव है, क्या ये बीजेपी ने क्रिएट किया है? क्या गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि मेरे पास ऐसी जानकारी है, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, क्या वो बीजेपी के किसी के कहने पर ऐसे बोले हैं क्या आप उन सबको बीजेपी के एजेंट मानते हैं क्या? और ये सलमान निजामी जो कांग्रेस के बड़े बड़े लाइन यहाँ रख रहे हैं, आपके क्या बयान रहे हैं? क्या हम गुजरात चुनाव में नहीं सुने? एक घर से अफजल निकलेगा, क्या ये आपका बयान नहीं था? तुम कितने अफजल मारोगे? झूठ, तुम नहीं ये आपका, तुम कितने अफजल मारोगे? हर घर से अफजल निकलेगा, प्रोपेगेंडा चलाने के लिए अपने पैदा किए ऐसे लोग यदि कांग्रेस को चलाएंगे, आपका चलता है। मुखर्जी कश्मीर, he would be hanged। झूठे लोग हो, मुखर्जी शर्म आनी चाहिए, मुखर्जी शर्म आपको आनी चाहिए। मुखर्जी कश्मीर आएंगे तो कश्मीर में उनको हैंग किया जाएगा, ये राष्ट्रपति अरे हम कश्मीर से हैं, तो आप जैसे लोग यदि कांग्रेस में रहेंगे तो कांग्रेस का खत्म होना तो स्वाभाविक है। आप पाकिस्तान की भाषा बोलोगे, आप पाकिस्तान के भाषा बोलेंगे, आप चीन से पैसा लेंगे, आप चीन के एजेंट की तरह काम करेंगे, तो भारत की जनता आपको नकारेगी। पाकिस्तान आ गया, बीजेपी बिना पाकिस्तान का नहीं रह सकता। प्लीज झूठा प्रोपेगेंडा है, सब झूठ, इनके बयान है, ये मेरा नहीं है, ये आपका ट्वीट है, सब डॉक्टर झूठ है, ये आपका ट्वीट है, सब झूठ। प्रतीक जी आप हमें समझा रहे थे, देखिए इनका, अरे आप तो किसी को भी खरीद सकेंगे, किसी को भी मरवा सकते हैं। आप 250 करोड़ देने वाले लोग, आप 250 करोड़ में एमएलए को खरीद सकते हैं।
आईटी सेल वाले को भी खरीद सकते हैं, कुछ भी किसी का प्रोपेगेंडा कर सकते हैं आप। कांग्रेस पे कुछ निगत अब्बास, मैं आ रहा हूँ ऋषि, निगत अब्बास, मैं आ रहा हूँ, विवेक आ रहा हूँ, निगत अब्बास पड़ेगा जी। सलमान निजामी और कांग्रेस पार्टी को, पूरे परिवार को समझना पड़ेगा कि ये नेपोटिज्म से जो लोग परेशान है कांग्रेस पार्टी के भीतर, जो आज सामने आ चुका है कि कपिल सिब्बल जी खुद इस बात से परेशान है, कम से कम इस बात को ये डेमोक्रेसी से लेकर कंफ्यूज ना करें। विपक्ष बहुत ही ज्यादा मजबूत होना चाहिए, कपिल सिब्बल ने मना कर दिया, बोले वोट बैंक हो गई, उसकी हड्डी बनकर चलना चाहिए और विपक्ष को मजबूत करने के लिए अच्छे सलाहकार की जरूरत है। जब तक सलाहकार मजबूत नहीं होंगे तब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा। और ये कौन से सलाहकार है जो निरंतर सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के ही लोगों को अध्यक्ष या अध्यक्षा बनाने के लिए कहते हैं? इसी से पता चल जाता है कि कोई ना कोई लोचा, कोई ना कोई गोलमाल इनकी बातों में है। निरंतर इन्होंने जनता को गुमराह किया, इनका एजेंडा जो रहा है ना, एलके आडवाणी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाओ, मुसलमान, पाकिस्तान, एलके आडवाणी जी को लाल, प्रेसिडेंट बनाओ। बेकार की बातें हैं। बात इंपॉर्टेंट ये है, इन्होंने निरंतर एक ही एजेंडा रहा है इन लोगों का कि कांग्रेस परिवार आगे बढ़े, कांग्रेस परिवार में सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार आपका एजेंडा है नरेंद्र मोदी आगे आज बढ़े। यही हो रहा है। आपने अडवाणी का विवेक, सलमान जी, अडवाणी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाओ ना। विवेक बहुत सीधा सा सवाल है। विवेक श्रीवास्तव, उसके बाद मैं हितेश जी के पास जाना चाहूंगा। विवेक श्रीवास्तव, बहुत सीधा सा सवाल है। पहली चीज है, बहुत सारे लोग बैठे हैं। विवेक प्लीज लिसन, क्वेश्चन, सवाल सुन लीजिए। अरे भाई पहले सवाल सुन लीजिए। विवेक बहुत सीधा सा सवाल है, पहली चीज बहुत सीधा सा सवाल है। इस वक्त देश के हालात इतने बुरे हैं, विवेक इस वक्त देश के हालात इतने बुरे हैं कि हर ऑपोजिशन पार्टी को ये जरूरी है कि वो अपने आप को रिस्ट्रक्चर करे। विवेक, या पहली चीज सुनिए, इस वक्त देश के हालात इतने बुरे हैं कि ऑपोजिशन की हर पार्टी को अपने आप को रिस्ट्रक्चर करना जरूरी है। पहली चीज। तो विवेक, मैं सवाल तो सुन लो मेरा। रिस्ट्रक्चरिंग सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। अगर चिट्ठियां लिखी जा रही है तो अच्छी बात है। विवेक सवाल सुन लीजिए। कम और दूसरी बात यह भी है सवाल सुन लीजिए, कि कहीं ना कहीं ओल्डर जनरेशन को जाना पड़ेगा विवेक, सवाल ही नहीं सुन पार्टियों में और नए जनरेशन को टेक ओवर करना पड़ेगा। वो नया जनरेशन गांधी फैमिली से है कि नॉन गांधी फैमिली से, वो आई मीन दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट द कांग्रेस थिंक्स। लेकिन ये जरूरी है कि अपने एजेंडा से ऑपोजिशन की पार्टीज डाइवर्ट ना हो और ये जो हिंदुत्व की राजनीति चली है, जो सेक्युलरिज्म को अटैक कर रही है देश में और लोगों को बरगला करके फांसीवाद की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इस वक्त कांग्रेस को, लेफ्ट को, सभी अपोजिशन पार्टीज को सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रेंथन करें जिससे अंबेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस देश में लागू रहे और यह मौका ना मिले भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संघ परिवार को कि वो इसको रिप्लेस करें मनुस्मृति से। सो इट इज अ बिगर फाइट। अभी अगर हम चुनाव हारते भी हैं, एजेंडा से डाइवर्ट नहीं होना है, यह मेन बात है। इसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइजेशन अगर स्ट्रेंथन हो रहे हैं, चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, यह एक वेलकम चीज है। ओल्डर जनरेशन को जाना पड़ेगा, नए लोगों को हर पार्टी में आना पड़ेगा, युवाओं को पार्टियों की कमान संभालनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। और भारतीय जनता पार्टी अनडेमोक्रेटिक है। दिल्ली के चुनाव के अंदर टिकट अमित शाह आगे बांट के चले गए, इनके पुराने नेताओं को हटा दिया गया। तो और डायनेस्टिक रूल का जहां तक सवाल है, विवेक बात तो सुनिए, विवेक बात तो सुनिए, प्लीज उनकी आवाज, भारतीय जनता पार्टी उनकी आवाज रोकिए। प्रतीक जी क्या बात कर रहे हैं हम लोग, किस विवेक श्रीवास्तव की आवाज रोकिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। विवेक श्रीवास्तव की आवाज रोकिए, प्लीज 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 मेरी आवाज। विवेक दिक्कत ये है कि ये मोनोलॉग नहीं है। विवेक प्लीज लिसन, दिस इज नॉट मोनोलॉग, ये मोनोलॉग नहीं है। आप बोलते चले जाएं और आप बात ही ना सुने, मेरी बात तो सुनने की कोशिश करिए। सवाल क्या पूछा? सवाल ये पूछ रहा था कि आप तमाम सारी पार्टियों को एकजुट होने के लिए कह रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? पहले भी हुआ एक्सपेरिमेंट, करिए एक्सपेरिमेंट। पर मुझे ये तो बता दीजिए कि आप लोगों की, सारी लोगों की कमियां कहां हैं? बीजेपी कहां लंबी लकीर खींचने में सफल हो रही है, ये तो मुझे बता दीजिए।
कि आप चाहकर भी लंबी लकीर क्यों नहीं खींच पा रहे हैं उसके आगे? ये तो बताइए, ये कोई सब मूल्यांकन किया? महाराष्ट्र में चली आ रही है इस समय, धर्म की सांप्रदायिक राजनीति करी है जो महाराष्ट्र में जनता को गुमराह करने के हम बाद आपके वोट बैंक राजनीति को खत्म कर रहे हैं। सरकार हम कोई धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ आकर भाषण देते कि भारतीय जनता पार्टी नॉन डेमोक्रेटिक है। मैं हितेश शंकर पैनल में हितेश शंकर मौजूद हैं। हितेश जी मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद मैं यहीं से आपसे शुरू करूंगा कि आखिर कहां पे लैग कहां पे कर रहे हैं। मैं आगे लेफ्ट के पार्टी से यही पूछना चाह रहा था कि आप कहां पे कम हैं, ये तो बताएं आप मुझे। ऋषि मैं आपके पास भी आता हूं ब्रेक के बाद। वक्त एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और जो बातचीत चल रही है वो कांग्रेस के घमासान को लेकर हमारे साथ लगातार मेहमान मौजूद है। लेकिन जब आज सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही थी उसमें सोनिया गांधी ने कहा कि मैं जो चिट्ठी लिखी गई, 23 लोगों ने जो चिट्ठी लिखी कांग्रेस के लीडर्स ने, जिसमें 5 मुख्यमंत्री हैं, शरीक हैं, उन्होंने कहा कि मुझे दुख हुआ लेकिन वो सब परिवार के हिस्सा है। सोनिया गांधी ने कहा कि उन्हें इस पत्र से दुख हुआ जो लिखा गया, लेकिन वो इस बात के लिए उस पर कुछ नहीं जाती क्योंकि वो परिवार का हिस्सा है। जो लोग हैं जिन्होंने लिखा वो परिवार का हिस्सा है। और इस बहस को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जो मेहमान लगातार बने हुए हैं हम उन्हीं पे तरफ लौटते हैं। उसी में एक वरिष्ठ नेता ने यह कहा, मैं कोट करता हूं कि उन्होंने ये कहा, जो बात सामने निकल के आ रही है क्योंकि अभी कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने कहा कि जो हूं वो, मैं कोट बात कहना चाहता हूं, जो बड़े वरिष्ठ नेता जो 23 जो लोगों ने लिखा उसमें वो शरीक हैं। जो हूं सोनिया गांधी के बदौलत हूं, पार्टी के हित में चिट्ठी लिखी। अगर कोई कटघरे में खड़ा करना चाहता है तो उसकी मर्जी, लेकिन मैं साफ दिल से मैंने वो मुद्दे उठाए जो पार्टी के हित में हैं। मैंने वो मुद्दे उठाए जो पार्टी के हित में हैं। ये बात कही और यही बात हम लगातार बैठक या चर्चा में हम लाना चाहते हैं कि जो पार्टी के हित में हैं वही मुद्दे उन्होंने उस पार्टी के उस पत्र में जिक्र किया है। हितेश शंकर, मुझे लगता है कि ये आज जो बहस चल रही है वो डेविएट हो जा रही है। ये असल बात है कांग्रेस का भीतरी संकट, और उसमें यहाँ से लेके मंगल ग्रह तक की बात कर देना, मगर पार्टी की बात नहीं करना, ये अपने आप में हास्यास्पद है। अभी पार्टी की स्थिति ये है कि राहुल गांधी के जो जेस्चर्स हैं, सब देखते हैं कि वो एक शेर है, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, खाक पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे। आप बुजुर्ग नेताओं को मिलने का मौका नहीं दे रहे, आपके नेतृत्व के लिए जो आवाज उठा रहे हैं उनको आप शांत नहीं कर रहे। फिर दूसरी बात होती है कि एक अलग नेतृत्व छांटने की बात हो रही है। आप इस सारे बीच में देखिए कि जब राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं है तो ये पूरे समय में जो रिकॉर्डेड इंटरव्यू चलते रहे, वो लीड करने की कोशिश तो वही कर रहे थे। यूपी में जब प्रियंका गांधी के शिफ्ट करने की बात हुई तो वहां पर भी फैमिली को रिप्लेस करने की कोशिश की, वहां जाति की राजनीति को भड़काने की कोशिश वहां पर की गई। तो ये लग रहा है कि फैमिली का जो डिजास्टर है, फैमिली का जो फेलियर है, उसे विपक्ष का फेलियर बताया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, निसंदेह वो आवश्यक है, मगर विपक्ष को मजबूत करना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। ये 23 लोग जो लोग हैं वो क्या भाजपा के लोग हैं, वो कौन सी पार्टी के लोग हैं? आपके साथ बैठते हैं वो लोग, आज आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आपके पास उसका जवाब नहीं है। तो क्योंकि आपकी राजनीति में ऐसी चीजन है और फुल टाइम काम करने वाला आपके पास अध्यक्ष नहीं है, परिवार पर इतना बड़ा, सोनिया गांधी की स्वास्थ्य गड़बड़ है और राहुल गांधी की अपने कुछ निजी समस्याएं, वो पूरा टाइम अगर देकर राजनीति नहीं कर सकते और जिस स्कैनर के नीचे रहना पड़ता है, उस सार्वजनिक जीवन में उस पारदर्शिता के साथ अगर आप नहीं रह सकते, तो ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है। और ऐसे में किसी और को ढूंढ के लाना। पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करती है भाजपा। अरे भाई, मणिशंकर अय्यर खुद पाकिस्तान जाके कह रहे थे कि इन्हें हटा दो, हमें ले आओ। ये बात कौन कर रहा था? भाजपा का नेता कर रहा था कोई? ये मोदी बात कर रहे थे, अमित शाह कौन कर रहा था? मणिशंकर अय्यर क्या भाजपा के नेता है? वहां पर पाकिस्तान का सीधा इंटरवेंशन चाहना, हमें चीनी राजदूत और बाकी जब डेलीगेशन होता है उनसे जाकर मिलना, भारत की पॉलिटिक्स से और भारत की जनता की जो नब्ज है उससे कांग्रेस दरअसल कट गई है और फिर भी परिवार को नहीं छोड़ना चाहती। ये छटपटाहट इसी बात की है, इसलिए बाकी सब पर गुस्सा आएगा, मगर जब तक इस गुस्से के बावजूद अपनी समस्या नहीं सुलझाएगी, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की पहली सुलझने वाली है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी नब्ज, आपका जो हाथ है वो नब्ज पर नहीं है, जनता की नब्ज से। ऋषि, सवाल सुनने की कोशिश करिए। नब्ज पर हाथ नहीं है, आप नब्ज से दूर हैं
और जब तक आप मुद्दों पे, कंटेंट पे लौटेंगे नहीं, वापसी बहुत मुश्किल है। रास्ता आप ही को ढूंढना है। लेफ्ट के नेता बता रहे हैं कि हमको एक साथ होना है, जुट एक साथ आना है, लेकिन वो कहां पे कैसे जुड़ना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था। जी प्रतीक जी पहले ब्रेक से पहले मैंने आपको कहा था, उसका पुष्टिकरण आप ब्रेक के बाद कर दिया। ब्रेक से पहले मैंने कहा था कांग्रेस में ऐसा कोई धारा ऐसा डेवलप नहीं हुआ है जो सोनिया गांधी और गांधी परिवार के लीडरशिप को चैलेंज करे, और गुलाम नबी आजाद और कई नेताओं का बयान ब्रेक के बाद आपने ही दिखाया है। और ब्रेक के बाद आपने तो ये ताकत है या कमजोरी है? तो ये ताकत है या कमजोरी है? तो ये ताकत है या कमजोरी है? नहीं, यही तो सवाल है, ये ताकत है या कमजोरी है? मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं वही बता रहा हूं। प्रतीक जी रुक तो जाइए, कंप्लीट करने दीजिए। मैं शुरू में ही कहा है कि गांधी परिवार कांग्रेस की ताकत है, लेकिन वर्तमान राजनीति प्रदेश में कुछ चीजों में ये कमजोरी भी है। सोनिया गांधी कैसी ताकत है कांग्रेस की, मैं बताता हूं आपको। इंडिया साइनिंग याद होगा, वाजपेयी के टाइम में प्रमोद महाजन वाजपेयी जी ने इंडिया साइनिंग लाया था, और इसी तरह मीडिया में स्पेकुलेशन था क्या सोनिया गांधी वाजपेयी को राजनीति में पटकनी दे पाएंगी, और सभी मीडिया के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं उन्होंने कहा कि वाजपेयी रिटर्न हो रहे हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कद्दावर नेता को पटकनी देके कांग्रेस को सत्ता में लेके आई, और 10 साल तक कांग्रेस में रहा है। तो ये बात आप सबको मानना होगा कि कहीं न कहीं गांधी परिवार कांग्रेस की ताकत रही है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस को रिफॉर्म करने की जरूरत है। बात तो आगे आ गई। अब यमुना में तो पानी बहुत बह गया, यमुना में पानी बहुत बह गया। सवाल यह है 2014 की बदली हुई राजनीति में आपके पास क्या धारदार हथियार है? आप कैसे चैलेंज करेंगे? आप किस फ्रंट पे आके लड़ेंगे? तो ये सवालों का जवाब दीजिए ना, अगर आपके पास जवाब है तो दीजिए। जी मैं कमजोरी भी बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। मैं विवेक आ रहा हूं आपके पास, विवेक आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, विवेक आ रहा हूं, विवेक आ रहा हूं। देखिए 2004-2009 में जो कांग्रेस अध्यक्षा, जो पकड़ कांग्रेस अध्यक्षा का संगठन पे हुआ करता था, वो अब नहीं है। आप देखिए पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह बाजवा की लड़ाई, कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिद्धू की लड़ाई, राजस्थान में अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की लड़ाई, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और उनके जो मंत्रिमंडल में जो सीनियर नेता हैं उनकी लड़ाई, मध्य प्रदेश में आपने देखा, साउथ में जो वहाँ डीके शिव कुमार हैं, सिद्धिरमैया की लड़ाई। तो कहीं न कहीं कांग्रेस अध्यक्षा ये जो समस्या है, और हर पॉलिटिकल पार्टी में होती है। अरे चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए। हर पॉलिटिकल पार्टी में ये समस्या होती है, रिवॉल्ट होती है, छोटे मोटे समस्या होती है, उसको खत्म करने की जरूरत है, और नया लीडरशिप लेके आना है। जैसे सचिन पायलट जैसे नेता करेगा कौन? जितिन प्रसाद तो यही है ना। अरे भाई ऋषि जी, आप बोलते चले जा रहे हैं, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, करेगा कौन? करेगा कौन? किसके पास है? कौन घंटी बांधेगा? ये सवालों के जवाब हो तो दीजिए। ये सवालों के जवाब आपके पास नहीं है। ये सवालों के जवाब अगर हो तो सलमान निजामी आगे है। अगर जवाब हो, विवेक श्रीवास्तव, पार्टियां चलेंगी, घंटी बीजेपी में अपने आप बंधेगी। आप समझ लीजिए, अगर एजेंडा से हम हटे, अपने सेक्युलर थॉट से हटे, कॉन्स्टिट्यूशन से हटे, तब बदलाव नहीं होगा। लेकिन बीजेपी डेवलपमेंट के प्लान पर फेल होगी। लिबरल लोग भी हैं उसमें। बीजेपी इज जस्ट ट्राइंग टू फेल इन द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट। बीजेपी को क्योंकि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी बोल रही हूँ, सलमान निजामी में आ रहा हूँ, वन बाई वन, सलमान निजामी में आ रहा हूँ, सलमान निजामी में आ रहा हूं। जी विवेक, आपने कहा कि डेवलपमेंट के मुद्दे पे ही घंटी बंधेगी, और डेवलपमेंट के मुद्दे पे ही उसके प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। मैं बीजेपी के प्रवक्ता का प्रतीक भाई, धर्म की राजनीति ज्यादा देर नहीं चलेगी। जब रोटी कपड़ा मकान दवाई, ठीक है, ओके, जीवीएल नरसिम्हा मिले, ठीक है, निगत, लेट बीजेपी रिप्लाई। जी बीजेपी को रिप्लाई करनी है। जी नरसिम्हा, जीवीएल नरसिम्हा। या प्रतीक जी, हमारे पूरे जीत का श्रेय जाता है नरेंद्र मोदी जी की विकास आधारित राजनीति। हमने इनके वोट बैंक राजनीति को हमने एक्सपोज किया है।
जरूर ये परिवर्तन आया है देश में 2014 के बाद आज, लेकिन आज भी ये वोट बैंक राजनीति ही कर रहे हैं। इसके कारण जनता से इनका पूरी तरह मुंह भंग हो गया है। ये पाकिस्तान चीना भक्त बनकर या भारत में हमको चुनौती देना चाहते हैं, तो देश की जनता आज उसके लिए तैयार नहीं है। आपने जो वोट में सेक्युलरिज्म के नाम पर जो हिंदू विरोधी नीतियां अपनाई है, आपने 50-60 साल तक जनता उन नीतियों को अपनाने के लिए, उन नीतियों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हमने जो विकल्प दिया है, हमने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नीति लाया है, जनता ने, देश की जनता ने इसको पूरी तरह, देश के हर वर्ग ने इसको एक्सेप्ट किया है। यही हमारी ताकत है। हम हर विकास के कार्य में हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे। आपने क्रिमिनल्स को भी मुस्लिम हिंदू के नाम पर देखा है। आपने सरकारों को कहा कि मुस्लिम यदि अंडर ट्रायल है तो उनको छोड़ दिया जाए। यदि कोई देश के संसाधन केवल माइनॉरिटीज के लिए, मुस्लिम्स के लिए दिया जाए, आपने हर विषय में आपने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश किया है। देश की जनता ने इसलिए आपको नकारा है। मैं डेवलपमेंट करने लग गए। निजामी मैं निजामी को आप हिंसा के अलावा कुछ नहीं करते हैं। इन्होंने इस पूरे डिबेट में इन्होंने आता नहीं है। देखिए, इन्होंने इस डिबेट में, पूरे डिबेट में सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, हरा झंडा, पीला झंडा, सैफरन, इसकी बात की, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे जो देश में इस वक्त जीडीपी रेट है डाउन क्यों है, देश में किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है। अभी चाइना का क्या आपने जवाब दिया? चाइना का क्या जवाब दिया? चाइना का जवाब क्या दिया? हमने बहुत अच्छी तरह दिया है। देश की जनता इसलिए हमारे साथ है। आप तो चाइना का आप गुणगान गाते हो, बीजेपी से आप तो झूठ बोलते हो, चाइना की तरह झूठ बोलते हो। देश की जनता इसलिए आपसे जनता का मुंह भंग हो गया। एड्रेस पूछिए कहाँ लगा रखे हैं? अरे झूठ का फैक्ट्री कहाँ लगा रखे हैं भैया, बताइए तो। जब आप झूठ बहुत दिनों तक नहीं हवा में रहता, वो बहुत दिनों तक नहीं रहता, वो सामने आ जाता है। और बात दरअसल यही पूछी जा रही, यही बात पूछी जा रही थी। सलमान निजामी, आप से यही पूछ रहे थे कि क्या धारदार हथियार है, कैसे आप फाइट करेंगे, कौन सी चीज है, कौन सी लीडरशिप की बात कर रहे हैं आप? मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था आपसे, निजामी साहब। बहरहाल मैं आज इस बहस को यहीं रोकता हूं, लेकिन आगे आर पार में आप इस बहस को आगे देखेंगे। हमारे साथ अमीश मौजूद रहेंगे।